स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा फ्रांसिस बेकन के ऊपर एक क्वेश्चन है। बेकन एज एन एसेइस्ट, मजमून निगार के तौर पर बेकन के अंदर क्या क्या खूबियाँ जो है वो पाई जाती हैं। देखें, फ्रांसिस बेकन के हमारे सीजे का जो सिलेबस है उसके अंदर दो एसेज हैं, ऑफ ट्रूथ और ऑफ स्टडीज़। इन एसेज को पढ़ने से पहले हमें कुछ न कुछ फ्रांसिस बेकन के बारे में एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो क्या था, कैसे लिखता था। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है। इसके ऊपर कोटेशंस है, वो भी आज हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर आपको डिफरेंट कोटेशंस मिल जाएंगी। जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस फ्रांसिस बेकन के ऊपर था वो था मैकियावेली का। मैकियावेली जो है वो इटालियन फ़िलासफ़र था। उसकी जो मशहूर है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है अपनी किताब द प्रिंस की वजह से। मैकियावेलियन फ़िलासफ़ी, तो उसके नाम से ही एक फ़िलासफ़ी की टर्म जो है वो कोइन हो गई, मैकियावेलियन फ़िलासफ़ी। मैकियावेलियन फ़िलासफ़ी का मतलब है यूटिलिटेरियनिज़म, कि इंसान, देखें यहाँ अगर आपने सरवाइव करना है तो सरवाइव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा और जो आपका गोल है वो आपको अचीव करना पड़ेगा। और यूटिलिटेरियनिज़म के अंदर आता है कि उस गोल के अंदर एक पावर, एक अथॉरिटी साथ जुड़ी हुई होगी तो फिर ही उसको हासिल करने का कोई फ़ायदा है। अब अपने मकसद को हासिल दो तरीक़ों से किया जा सकता है, एक है बाय फेयर मीन्स और एक है बाय अनफेयर मीन्स। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि हमें अपने गोल को हमेशा जो है वो फेयर मीन्स के साथ ही अचीव करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि गोल इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मीन्स हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए चाहे फेयर चाहे अनफेयर, जो भी मीन्स आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं उसे करें, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए कि आप अपने उस गोल को अचीव कर सकें। तो दो तरह की बातें जो हैं वो होती हैं। एक होता है कि मीन्स जस्टिफाई एंड्स। जो पहली बात, जैसे देखें, हम ये समझते हैं कि इस दुनिया के बाद जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि जो हम यहाँ पर करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमारा एंड भी अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे तो एंड भी बुरा होगा। मीन्स जस्टिफाई एंड्स। आपके ज़राए, आपका तरीक़ाकार बताता है कि आपका अंजाम, आपका एंड, आपका गोल क्या होना चाहिए। लेकिन मैकियावेलियन फ़िलासफ़ी जो है वो हमें बताती है कि एंड्स जस्टिफाई मीन्स, कि अगर आपने अपना एंड गोल अचीव कर लिया है तो इट जस्टिफाइज ऑल द मीन्स दैट यू हैव ऑप्टेड टू एक्वायर योर गोल, टू अचीव योर गोल। एंड्स जस्टिफाई मीन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमें बताता है कि देखें, अब जैसे देखें, अगर आपने पॉलिटिक्स में आना है या आपने किसी भी हायर लेवल की कोई पोजीशन हासिल करनी है तो उसके लिए सम टाइम्स आपको सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी, सम टाइम्स आपको चालाकी के साथ जो है वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गेम खेलनी पड़ेगी। सीधे रास्ते से तो कुछ नहीं मिलने वाला भाई। लेकिन एक और एग्जांपल सिंपल सी, कि अगर आपका गोल है कि बाय द एंड ऑफ द डे यू वांट टू गेट समथिंग, या फिर आपने कुछ पैसे अर्न करने, दिस इज़ योर एंड गोल। अब उस एंड गोल को अचीव करने के लिए अब आपको जो करना पड़ता करो। अगर आपने अपना गोल अचीव कर लिया है तो इट मीन्स कि जो भी आपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं वो जस्टिफाइड हैं, क्योंकि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। तो इसके अंदर सेल्फिशनेस, तो इस तरह का एटीट्यूड भी जो है वो आपको पाया जाता है कि इंसान जो है वो आप सिर्फ अपनी ज़रूरत को देखें, अपने मकसद को हासिल करने के लिए। वो जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी हम देखते हैं कि जो फ्रेंड्स हैं दे आर नॉट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए तो नहीं है। फ्रेंडशिप जो है इट इज़ बेस्ड ऑन योर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है आपकी फ्रेंडशिप। जब आपके इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं तो फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो जाती है। तो इटर्नल फ्रेंड्स जो हैं ये कोई चीज़ नहीं होती।
बेसिकली मफादात ही, इंटरेस्ट ही आपके अच्छे दोस्त होते हैं, वही आपके दायमी दोस्त होते हैं। तो अपने मफादात को हासिल करने के लिए आप कभी अपने दुश्मन से दोस्ती कर लेते हो। पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा होता नहीं है, आपको अपने इर्द गिर्द ये सारा कुछ नज़र नहीं आता। ये है यूटिलिटेरियनिज्म, मैकियावेलिज्म, कि आप अपने मकासद को हासिल करें, उसके लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े। तो बेकन के जो एसेस हैं उनके अंदर आपको ज़्यादातर इस तरह की ही चीज़ें मिलेंगी। चले ये देखते हैं कि आपके पास ये आ गया है। बेकन इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एसे। हिज एसेज हैव बिकम द क्लासिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दे ओ दिस पोजिशन नॉट ड्यू टू देयर सब्जेक्ट मैटर। ये नहीं है कि उसने कोई बड़े, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो कोई बड़ा आला है, नहीं, बट फॉर देयर यूनिक स्टाइल। लेकिन जो स्टाइल, जो वोकेबलरी, जो तरीक़ाकार उसने इस्तेमाल किया है, वो क्या तरीका है? बेसिकली इसका जो स्टाइल है, इट इज़ वेरी पिथी, इट इज़ वेरी टर्स। कम अल्फाज के अंदर वो ज़्यादा बातें करता है, वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता। एंड फाइन लिटरेरी टेस्ट, बेकन कैन राइटली बी कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, ये भी मैंने आपको बताया था। अब एक क्रिटिक है ह्यू वॉकर, वो कहता है बेकन इज़ द फर्स्ट इंग्लिश एसेइस्ट। तो यहाँ से पता चल गया, उसके बारे में ये कोटेशन आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। बेकन बोरोड द जनरल कॉन्सेप्शन ऑफ हिज एसेज फ्रॉम द फ्रेंच राइटर एंड फिलोसोफर मॉन्टेन। जो एसेज का कॉन्सेप्ट है कि एसेज कैसे लिखने हैं, इसने एसेज का जो तरीक़ाकार है वो इसने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। वो एक फ्रेंच राइटर था मॉन्टेन, वहाँ से इसने वो हासिल किया। It is said that if Montaigne gave birth to essays in French, Bacon took the responsibility of maturing this newborn baby in English. His essays are the grains of salt which will rather give an appetite than offend with society. क्या मतलब है इस लाइन का? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है, इसका मतलब ये उसके बारे में किसी ने कहा है। ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जैसे हम कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट, कि जब इसके हम एसेज पढ़ते हैं तो फौरी तौर पर जो ये कहता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा हमें शक रहता है कि नहीं, पता नहीं ये इसकी बात सही है कि नहीं, ऐसा हमें भी करना चाहिए कि नहीं। जैसे अब हम इसका जब इसका ऐसे पढ़ेंगे ऑफ ट्रूथ, तो उसके अंदर वो कहता है देखें सच बोलना बड़ी अच्छी आदत है। और याद आ गया, सच जो है वो कहता है बिल्कुल ऐसे है जैसे एक प्योर गोल्ड है। लेकिन उस प्योर गोल्ड का क्या फ़ायदा? वो तो आपके काम नहीं, आप उससे ज्वेलरी तो नहीं बना सकते। तो वो कहता है कि उसके अंदर जब आपको थोड़ा सा मेटल, थोड़ा सा एलॉय मिक्स करेंगे, कॉपर वगैरह, तो तभी वो ऑर्नामेंटेशन के लिए, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सच के अंदर भी थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ऑफ लाइज होगा तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सच कोई नहीं सुनना चाहता, कोई हमें सच बताए तो हमसे भी नहीं बर्दाश्त होगा। तो ये इस तरह की चीज़ है। तो ये वो कह रहा है कि वो उसके जो एसेज हैं are the grains of salt which will rather give an appetite than offend with society. तो वो इतना हार्श नहीं है। बेकन जो है, कुछ ऐसे राइटर हैं जिन्होंने लिखी हैं कहानियाँ, जैसे गलिवर्स ट्रैवल्स, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो या सुना हो, उसके अंदर जो है वो जिस तरह वो ह्यूमन सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करता है, इंसान को जिस तरह वो क्रिटिसाइज़ करता है, उसको वो जानवरों से भी नीचे स्टेचर में ले आता है। कहता घोड़े हमसे अच्छे हैं, वो हमारे ऊपर रूल कर लें तो बेहतर है। तो ये उतना हार्श नहीं है। द क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंग्लिश एसेइस्ट गोज टू बेकन। ही लिव्ड इन अ टाइम एंड कंट्री वेयर लाइफ वाज फुल ऑफ विगर एंड सीरियसनेस। इन कंपैरिजन विद मॉन्टेन्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड, बेकन्स एसेज कंसिस्ट ऑफ फ्यू वर्ड्स। ये भी जो मैंने आपको बताया कि ये कम अल्फाज के अंदर बातें करता है। और मॉन्टेन और बेकन के अंदर एक और बड़ा फ़र्क ये था कि मॉन्टेन जो एसेज लिखता था वो ज़्यादातर पर्सनल होते थे। जो पहले तरीक़ाकार होता था, नॉर्मल रूटीन मैटर्स के ऊपर वो चीज़ें लिखता था। लेकिन इसने आकर इन टॉपिक्स को ज़रा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक यूनिवर्सल अपील इसके अंदर दी गई, सोशल अपील दी गई। अकॉर्डिंग टू हडसन, हिज एसेज आर लोडेड विद राइपेस्ट विजडम ऑफ एक्सपीरियंस। ये जितनी भी कोटेशंस हैं, ये आपने, अगर आपको बेकन के ऊपर आता है ऐसे या क्वेश्चन, तो आपने ये लिख के आनी है। हडसन ऑल्सो सेज हिज एसेज अचीव पॉपुलैरिटी दैट हिज अदर वर्क्स हैव नॉट। Though the concept of essay has been taken from Montaigne, yet Bacon has very little in common with him. He takes the bottle from Montaigne but fills it with the wine drawn from his own mind.
Bacon has an unrivaled ability of packing his thoughts in the shortest possible space. In his essays, Bacon deals a variety of subjects and he ignores no sphere of knowledge and experience. He deals with different subjects as love, marriage and single life, death, adversity, parents and children, garden, travel, etc. They reveal that their author is strongly imbued with Machiavellian philosophy. ये जो अभी मैं आपको बता रहा था, तो इसके एसेस के अंदर ये चीज़ आपको बड़ी वाज़े नज़र आती है. एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू मैन्स जनरल टेंडेंसी. देखें, इंसान जो है वो मिक्सचर ऑफ गुड एंड ईवल है. जैसे हम लास्ट टाइम भी शायद पता नहीं किसके साथ बात कर रहे थे, डायलॉग के अंदर, जब हम डायलॉग राइटिंग कर रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि हम हमेशा जो है सच नहीं बोलते हैं, ना हम सारी बात बताते हैं किसी को. तो कैरेक्टराइजेशन के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आती हैं. तो ये वही बात कि फिर इसने क्या किया कि इंसान की जो दोनों साइड्स हैं उनको एक्सप्लोर किया गुड और ईवल के तौर पर, और बताया कि प्रैक्टिकल अप्रोच, अगर आप दो एक्सट्रीम्स हैं. एक है या तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, जब आप बहुत अच्छे हो जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस भी देनी पड़ेंगी. अगर कोई आपके साथ जुल्म करता है, आपको मारता है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा. खामोश हो जाए, छोड़ दें अल्लाह के ऊपर सारा कुछ, दरवेश हो जाए, तो कहता है वो भी कोई ज़िंदगी नहीं. दूसरी, या फिर बहुत ही बुरे हो जाएं, किसी को ना बख्शें, तो ये भी तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि आपको अपनी इस दुनिया में चलने के लिए कभी सीधे रास्ते पर, कभी उल्टे रास्ते पर, कभी प्यार से बात मनवानी पड़ती है, कभी गुस्से से बात मनवानी पड़ती है. तो ये सारी चीज़ें, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है. ऑलराइट, एक पैराग्राफ छोड़ के नीचे, इन 1625 द थर्ड एडिशन ऑफ द एसेज वाज ब्रॉड नोट. अच्छा जी, इससे आ जाए. हिज एसेज हैव बिकम द बेस्ट फ्रूट ऑफ पेन एंड पेपर. मैनी ऑफ हिज सेइंग्स हैव बिकम प्रोवर्ब्स, जैसे रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. तो ये अभी हम पढ़ेंगे भी इसका. द सब्जेक्ट ऑफ बेकन्स एसे इज़ मैन. ये जहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि वो बात किसकी करता है अपने एसेज के अंदर, वो इंसान की बात करता है. बेकन इज़ अ मैन ऑफ रेनाइसेंस एज. ये अगर आप बेकन को पढ़ना चाहें तो आपको रेनाइसेंस एज के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रेनाइसेंस का मतलब क्या होता है. रीबर्थ ऑफ क्लासिकल नॉलेज. नहीं, ये उससे पहले, ये बेसिकली जो है वो 16th सेंचुरी. जी नहीं, ये 64 से तो बहुत, रेनाइसेंस एज जो है ये तो कहीं एलिजाबेथन एज के करीब जो नहीं पड़ती, जब ये रीबर्थ ऑफ क्लासिकल नॉलेज हुआ. ये देखें ना, फ्रांसिस बेकन जो है ये शेक्सपियर का हम असर था, कंटेम्प्रेरी था. तो ये एलिजाबेथन एज के अंदर, विक्टोरियन एज और एलिजाबेथन एज, उस टाइम को कहा जाता है रेनाइसेंस एज. इसके अंदर क्लासिकल नॉलेज वो प्लेटो, अरिस्टोटल, उस वक़्त ग्रीक्स ने, ये आज तो हमें इन सारों के नाम पता है, सोक्रेटिस के, अरिस्टोटल के, प्लेटो के, लेकिन इन्होंने जब किताबें लिखी उसके बाद दुनिया इनको भूल गई. और कई सैकड़ों साल बाद जो है ये इटली के अंदर कुदरती तौर पर जो है वो इनके कुछ वर्क्स मिले, प्लेटो के और कुछ अरिस्टोटल के. तो उन्होंने कहा ये क्या है. तो जब उन्होंने उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश की, ट्रांसलेट किया, तो पता चला कि आज से कई सालों पहले, कई सैकड़ों साल पहले लोग जो हैं वो इल्म की इस असास को पहुंच चुके थे जिसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच, फिलॉसफी, साइंस को लेकर, मेथडोलॉजी, रिसर्च से रिलेटेड. तो फिर उसके रीबर्थ हुई. वो तो चले गए कह के. बाद में यूरोप के अंदर बेसिकली ये वो टाइम पीरियड था जब चर्च वाज प्रीडोमिनेंट, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय चर्च. एजुकेशन हो, रिलीजन हो, जो कुछ भी था. तो फिर ये जो तहकीक, रिसर्च, साइंटिफिक मेथडोलॉजी का कॉन्सेप्ट दोबारा आया माशरे के अंदर, जो उन्होंने अरिस्टोटल ने बहुत साल पहले कहा हुआ था. तो फिर उस एज को जब चर्च से आज़ादी मिली, जब आप कह सकते हैं कि हमारी लिबरल अप्रोच हुई टुवर्ड्स नॉलेज, टुवर्ड्स रिसर्च, जब इंसान ने अगेन ही रीस्टार्टेड टू थिंक, उसने री-क्वेश्चन कर दिया अथॉरिटीज़ को, तो उसको कहते हैं रेनाइसेंस का. उसके अंदर फ्री स्पिरिट. और फिर इंग्लैंड जो है वो ये कलोनियलिज्म का दौर भी स्टार्ट हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी साथ चल रही थी, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस, ये इंजन के इन्वेंट होने से
तो ओवरऑल जो है यूरोप के अंदर प्रॉस्पेरिटी बहुत है। तो जब पैसा आया, प्रॉस्पेरिटी आई, तो थिंकिंग भी चेंज होने लगी, लिटरेचर के अंदर भी वो चीज़ें जो है वो सामने आने लगी। फ्री स्पिरिट का कॉन्सेप्ट, ये वो टाइम था कि जब उनको लगता था कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मैन एज अ सुपरमैन। वो नीचे का कॉन्सेप्ट कि जैसे हम कहते हैं कि वो अशरफुल मखलूकात है, मैन इज़ एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। हमें भी तो यही बताया गया है कि ये सब कुछ किसके लिए अल्लाह ने बनाया? हमारे लिए बनाया। हम इसके ऊपर सोचें, गौर करें, इसे फ़ायदा उठाएं। ये वो कॉन्सेप्ट था कि इंसान जो है वो हर चीज़ के ऊपर ताकत रख सकता है। तो लेकिन उनकी फ़िलासफ़ी थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो और तरह से चीज़ों को देखते थे। तो ये रेनेसांस एज, तो ये बेकन जो है उस वक़्त, तो अब जैसे देखें, जब किसी को बहुत देर के बाद आज़ादी मिलती है तो फिर वो बोलता है, वो जो कुछ उसके दिल के अंदर होता है वो उसे लिखने की कोशिश करता है। तो ये रेनेसांस एज के अंदर जब चर्च से आज़ाद हुए तो आपको लिबरल लिटरेचर जो है वो देखने को मिलता है इस दौर में। द सब्जेक्ट ऑफ बेकन्स ऐसे इज़ मैन। बेकन इज़ अ मैन ऑफ रेनेसांस एज इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। He considered man to be important and the world in which man lived of greater importance. तो इंसान और ये दुनिया। The essays are valuable guidelines to men who want to achieve success in the world. तो यहाँ पर जब देखें ना, सबसे अहम चीज़ है इंसान और ये दुनिया। तो फिर वो कहता है जब हमने रहना ही तो इंसान को फिर कामयाब होना चाहिए। तो वो कामयाबी आपको आराम से नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है, हाँ बिल्कुल सीधा आपको फेयर और अनफेयर मीन्स दोनों ही ऑप्ट करने पड़ेंगे। द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ बेकन्स ऐसे इज़ द आर्ट ऑफ सक्सेस अमंग मैन। तो लिहाजा इसके एसेस के अंदर बेसिकली बताया जाता है कि इंसान कामयाबी हासिल कैसे कर सकता है। जो हम पहला ऐसे पढ़ेंगे ऑफ स्टडीज़, उसमें भी वो बताता है कि हमने अगर पढ़ना ही है, तालीम हासिल करनी है, तो उसका मकसद क्या है, हमने क्यों हासिल करनी है, क्योंकि वो हमें कामयाब बनाएंगी। वो कैसे बनाएंगी ये हम आगे पढ़ेंगे। G.M. Mayer in his book Modern English Literature says that human nature and how to manage it would be a good title for his book of essays. He points out to men to the part which they should play on the stage of social life. His observation is sharp and acute. His observation is related to three aspects of man's life. Man in relation to supreme being, man versus God, या man and his relation with God, supreme being. मैन इन रिलेशन टू हिमसेल्फ, उसकी अपनी ज़ात के साथ, मैन इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। इन हिज एसे ऑफ ट्रूथ, बेकन डिस्कसेस दैट देयर आर पीपल हु डू नॉट लाइक ट्रूथ एंड इट इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्री विल एंड इट इज़ अगेंस्ट देयर एम्बिशियस नेचर। इट इज़ utterly unpleasant. People must be aware of it that nothing is more shameful than to be found false. God hates lie more than any other sin. He tells us that knowledge of truth, inquiry of truth and belief in truth is the highest good of human life. It is heaven upon the earth to have man's mind move in charity, rest in providence and turn upon the poles of truth. जब हम पढ़ेंगे तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आगे उसने उसके डिफरेंट एसेज हैं, उनके अंदर से उसने कोटेशंस दी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। कंक्लूजन में देखें, टू कंक्लूड वी कैन से दैट बेकन इज़ अ ग्रेट एसेइस्ट. These essays are proofs of Bacon's intellect. Bacon is very wise man and moral and worldly wisdom is reflected in his essays. Although Bacon is called the father of English essays, yet he cannot be ranked with the essays like Charles Lamb and Montaigne. He has unique status among all the essayists. तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने देखनी है. एक और लिंक मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, उसको भी देखते हैं. ये देखें जी, आ गया जी, मिल गया जी आप लोगों को. चलें इसे ज़रा ओपन करें. इसके अंदर देखें, ये दूसरे तीसरे पैराग्राफ के अंदर है इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव, कि उसके जो एसेज है, बेकन्स एसेज आर capsules of impersonal wisdom. They may not give immediate pleasure
but give lasting guidance. They are objective and logically constructed. Thus, as an essayist, Bacon is not friendly, confidential, intimate, and familiar with the reader. Unlike Montaigne, his essays are for the most part detached and impersonal. आगे आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट देखिए, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, ये भी आपने पढ़ लिया. थीम्स ऑफ बेकन्स एसेज. द थीम्स ऑफ बेकन्स एसेज आर वेरियस. They range from goodness to gardens and from envy to masks. ये मास्क बेसिकली जो इंसान अपना रूप जो है वो धार लेता है. And triumph. The essay of studies is about books and reading. Here Bacon explains reasons and purpose of study. At the same time, he suggests that the modes of selecting the books and manner of study. नीचे है Bacon's style. Bacon employed a unique style. This is important for lucidity, clarity, economy, precision, directness, masculinity, and mathematical plainness. His essays seem like a collection of short and pithy maxims with tremendous compression. Each sentence can convey a deep and